वाशिंगटन शहर के पतली लेकिन बदबूदार गली से चलती हुई एक अधेड़ उम्र की औरत अपने बेटी और दामाद को एक दूसरे से झगड़ते हुए देख रही थी। वो दोनों उसके आगे ही चल रहे थे। उनमें से लड़की के हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट भी थी और वही रिपोर्ट दोनों के झगड़े का कारण भी थी। लड़ना बंद करो तुम दोनों। एक औरत का मां बनना प्रकृति ने पहले से ही तय किया हुआ है और तुम दोनों को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अधेड़ उम्र की औरत एक छोटे से घर का टूटा हुआ दरवाजा खोलते हुए कहती है, मां, आप चुप रहिए। आपको नहीं पता बच्चे होते ही एक औरत का कैरियर बर्बाद हो जाता है और वो अपनी जिंदगी सिर्फ 4 दीवारी के अंदर बच्चों के लिए खाना बनाते हुए गुजर देती है। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अपना कैरियर बनाना चाहती हूं। इस गंदे बदबूदार गली और इस टूटे हुए घर से निकलकर एक रॉयल जिंदगी जीना चाहती हूं। अधेड़ उम्र की औरत की बेटी सिमरन कहती है, सिमरन, तुम कैरियर बनाओगी। पिछले 4 साल से हम यहां वाशिंगटन में रह रहे हैं और तुम्हें आज तक एक ढंग की नौकरी नहीं मिली। ऊपर से ये बच्चा, मैं अभी इसे नहीं चाहता। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने लोगों का खर्चा उठा सकूं। तुम कल ही अबॉर्शन, गर्भपात के लिए डॉक्टर के पास जाओगी। अधेड़ उम्र की औरत का दामाद अपने शरीर से कोट को निकालते हुए कहता है, कम से कम मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश तो करती हूं। तुम्हारी तरह चोरी तो नहीं करती ना। और मैं डॉक्टर के पास अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगे। ये तुम्हारी ही लापरवाही का नतीजा है। सिमरन, अधेड़ उम्र की औरत की बेटी अपने पति निखिल से कहती है, कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों। कोख में ही बच्चे को मार दोगी तुम दोनों। अपने ही बच्चे से मोहब्बत नहीं है तो कम से कम भगवान से तो डरो। अधेड़ उम्र की औरत कहती है, मां, इतने महंगे शहर में आपका खर्च उठा रहा हूं, ये काफी नहीं है जो अब एक और जिम्मेदारी अपने सिर पर ओढ़ लूं। वैसे भी सिर्फ सिमरन की वजह से आपको झेल रहा हूं। अगर आप इसकी मां नहीं होती तो कब का आपको इंडिया भेज दिया होता। और हां, नहीं रखना बच्चा, आप अपना मुंह बंद रखिए। निखिल कहता है। अपने दामाद की बात सुन उस औरत के आंखें आंसुओं से भर जाती है, जिसे देख सिमरन कहता है, मां, आपको कितनी बार कहा है कि आप निखिल और मेरे फैसलों में टांग मत अड़ाया करो। बुरा लग गया ना अभी आपको। कमरे में जाइए आप, मैं नाश्ता करके बाहर जाती हूं। आज वहां बर्थडे पार्टी है, कुछ तो पैसे मिलेंगे। उन्हीं पैसों से अपने पेट की ओर देखकर इस मनहूस को अबोर्ट भी तो कराना है। शर्म करो तुम दोनों, बिल्कुल दरिंदे हो गए हो। जमीर मार चुकी है तुम दोनों का। इतनी कैरियर के बारे में मैं या निखिल की ओर इशारा कर इसकी मां सोचती ना तो आज तुम दोनों अपने ही बच्चे को मारने की बात कहने के लिए जिंदा ना होते। इतना कहकर अधेड़ उम्र की औरत अपने कमरे में चली जाती है। कहा था तुमसे इन्हें उसी सड़ी हुई चौल में रहने दो, लेकिन उस वक्त तो तुम्हारे अंदर की बेटी जाग गई थी ना। अब फिल्मी डायलॉग सुनो इनकी, मैं तो जा रहा हूं काम पर, कहते हुए निखिल घर से चला जाता है। मां का तो अलग ही नाटक चलता रहता है। सबने मिलकर मुझे ही परेशान किया हुआ है। चैन से इस घर में कोई नाश्ता भी नहीं कर सकता। मैं बाहर जा रही हूं, वहीं जाकर कुछ खा पी लूंगी, चिल्लाते हुए कहकर सिमरन भी वहां से निकल जाती है। शाम को दोनों ही शराब के नशे में धुत घर आते हैं, जिन्हें देखकर सिमरन की मां और भी उदास हो जाती है और मन में सोचती है, मेरी कोख में ना जाने कैसी बेटी पैदा हुई है। ना ही अपने बच्चे की फिक्र है और ना ही अपनी सेहत की। इतना सोचकर सिमरन की मां दोनों को अन्य मन से ही खाना परोसती है और खुद का खाना लेकर कमरे में चली जाती है। खाना खाते हुए ही निखिल सिमरन से कहता है, तुम्हारी मां इस घर का अच्छा ख्याल रखती है। कम से कम हमें एक नौकरानी की जरूरत तो नहीं ही पड़ती है। सिमरन निखिल को घूरते हुए, मेरी मां को नौकरानी कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निखिल हंसते हुए, और क्या है? गंभीरता से, अब जाकर सो जाओ, कल डॉक्टर के पास भी जाना है और तुम रोज रोज शराब पीकर मत आया करो। सिमरन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए, तुम मुझ पर बंदिशें लगाना चाहते हो? निखिल आंखें दिखाकर, अपने रौब को कम करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। सिमरन अपनी कुर्सी से उठकर खाने के प्लेट को गुस्से में नीचे गिराते हुए, मेरी बारे में अच्छा या बुरा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद की भलाई सोच सकती हूं।
सिमन के चिल्लाने और प्लेट गिरने की आवाज सुनकर उसकी मां कमरे से बाहर आ जाती है और दोनों को झगड़ा करता देख अपने सिर को पीट लेती है। निखिल भी उस पर चिल्लाता हुआ कमरे में चला जाता है और सिमन वही कुर्सी पर बैठकर रोने लगती है। सिमन की मां को ये सब देखते हुए 4 साल बीत गए थे, जिससे उन्हें इस सब की आदत हो गई थी। वो बिना कुछ बोले वो गिरा हुआ प्लेट और उसमें के खाने को साफ करने लगती है। साफ करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। सुबह तक दोनों का गुस्सा शांत हो गया था और दोनों ही डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सिमन की मां सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा रही थी। दोनों आकार नाश्ता कर लो, सिमन की मां की आवाज किचन से कहती है। आवाज सुनकर दोनों कमरे से निकलकर टेबल पर आ जाते हैं और दोनों ही एक एक ब्रेड उठाकर अधेड़ उम्र की औरत से कहते हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, घर का ख्याल रखिएगा। अधेड़ उम्र की औरत अभी भी नहीं चाहती थी कि दोनों उस बच्चे को अबॉर्ट गर्भपात कर दे, जिससे वो निर्विकार भाव से कहती है, मैं भी चलती हूं। डीएनसी के बाद मैं ही इसका ख्याल रखूंगी, तो मुझे डॉक्टर से सब कुछ समझाना तो पड़ेगा ना। सिमन की मां का बात सुनकर निखिल उन्हें भी अपने साथ आने के लिए हाँ कर देता है और तीनों घर में ताला लगाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर अधेड़ उम्र की औरत उन दोनों से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम दोनों लॉबी में मेरा इंतजार करोगे थोड़ी देर। मां, आपको घर से फ्रेश होकर आना था ना, अब जाइए, जल्दी आइएगा। सिमन लगभग डांटते हुए कहती है, जल्दी आऊंगी। इतना कहते हुए सिमन की मां वहां से चलते हुए बाथरूम की ओर बढ़ती है, लेकिन वो बाथरूम में ना जाकर उस डॉक्टर के पास जाती है जो उसकी बेटी सिमन का अबॉर्शन करने वाली थी। जी कहिए, डॉक्टर उसे देखकर कहती है, आप इंडिया से हो बेटा? सिमन की मां कहती है, जी आंटी, मैं इंडियन ही हूं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद गलत डॉक्टर के पास आई है, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूं। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, नहीं बेटा, मेरी मदद आप ही कर सकती है। सिमन की मां कहती है, आप प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर आंखें बड़ी करके कहती है, नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी मां बनने वाली है और उसने आपसे ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। सिमन की मां कहती है, जी, तो कहां है पेशेंट? बुलाइए उन्हें। डॉक्टर अपने हाथ से पेन नीचे रखकर कहती है, बेटा, आप जानती है ना, बच्चे को गर्भ में ही मरना कितना बड़ा अपराध और पाप है। सिमन की मां एक कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, जी मैं जानती हूं, लेकिन अगर पेरेंट्स राजी है तो मैं क्या कर सकती हूं? डॉक्टर कहती है, सिमन की मां अपने बैग से कुछ पैसे और एक हीरे की अंगूठी निकलकर डॉक्टर की तरफ बढ़ते हुए, मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बेटी के बच्चे को अबॉर्ट कर दें। आप उससे कहेंगी कि उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, जिसे बच्चे को किसी तरह के नुकसान पहुंचाने से उसकी मां की जान खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर उन पैसों और हीरे की अंगूठी को देखते हुए, और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? सिमन की मां मुस्कुराते हुए, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, आपके और अपनी बेटी के खिलाफ। सिमन की मां का यह जवाब सुनकर डॉक्टर के चेहरा का रंग बिल्कुल सफेद हो जाता है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। लेकिन सिमन की मां कहना जारी रखती है, जानती हूं इससे मेरी बेटी भी जेल जाएगी, लेकिन वो तो एक छोटे से बार की ड्रिंक सर्व करने वाली वेटर है, उसकी इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका हॉस्पिटल और इतने सालों की मेहनत की पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बेटी का ऑपरेशन नहीं करूंगी, मैं उन्हें मना कर दूंगी। डॉक्टर थोड़ा शांत होकर कहती है, थैंक यू बेटा, आप नहीं जानती कितना बड़ा एहसान करोगी मुझे पर। अपने ही नाती या नातिन को अपने आंखों के सामने मरने नहीं दे सकती थी मैं। सिमन की मां खुश होकर हंसते हुए कहता है। उसकी खुशी देखकर डॉक्टर भी मुस्कुरा देती है और कहती है, मां से ज्यादा नानी को प्यार है, उस बच्चे से जिसे आज तक आपने देखा ही नहीं है और जिसने उसके धड़कन को अपने गर्भ में महसूस किया है, वो ही उसे खत्म कर देना चाहती है। वो बच्चा एक तरफ से अनलकी है तो एक तरफ से लकी भी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके नाती या नातिन को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये पैसे और रिंग भी नहीं चाहिए मुझे। अब तो इस बच्चे को दुनिया में ला दूं
यही मेरी सबसे बड़ी रिश्वत होगी। डॉक्टर को मानने के बाद सिमन की मां वहां से निकलकर जल्दी अपनी बेटी और दामाद की तरफ चली जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना, जरा सा देर हो गई। जरा सा, आप 15 मिनट से वॉशरूम में थी, अब चलिए जल्दी। निखिल गुस्से में कहता है और सिमन का हाथ पकड़े डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास जाकर सिमन हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मैंने आपसे अपने एबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था और आपने कल कहा था कि हम आज इस प्रोसेस को करेंगे। मैं तैयार हूं, कितनी देर में ये बच्चा खत्म हो जाएगा। डॉक्टर सिमन की बात सुन अपने कुर्सी से उठ जाती है और टहलते हुए कहती है, कल आपके जाने के बाद मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी और आपकी प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपके बच्चे का एबॉर्शन तो कर दूंगी, लेकिन मैं आपको बात दूं कि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अपने जान के खतरे के बारे में सुनकर सिमन कुछ देर चुपचाप बैठी रहती है और निखिल हड़बड़ी में कहता है, तो क्या आप इस बच्चे का एबॉर्शन नहीं कर सकती? नहीं मिस्टर निखिल, मैं क्या कोई भी डॉक्टर नहीं करेगी। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसमें 2 जानें खतरे में पड़ जाएंगी, डॉक्टर सयाम के साथ कहती है। निखिल गुस्से में चिल्लाते हुए, इसका मतलब अब मुझे इस मनहूस को भी पालना पड़ेगा? देखिए, मेरे हॉस्पिटल में आप इस तरह से चीखना चिल्लाना नहीं कर सकते और किसी मासूम बच्चे के लिए आप इस तरह की बात अपने मुंह से मत निकालिए, डॉक्टर डांटते हुए कहती है और सिमन की ओर देखकर मुस्कुराकर कहती है, ये बच्चा खुद तुमसे दूर नहीं होना चाहता, फिर भी अगर तुम्हें इसे खुद से दूर करना है तो पैदा होते ही किसी अनाथ आश्रम ने दे देना। सिमन उसकी बात पर थोड़ा मुस्कुराती है और निखिल और अपनी मां से चलने को कहती है। उसकी मां डॉक्टर को अपनी आंखों के इशारे से धन्यवाद कहता है और निखिल और सिमन के साथ वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर अब तक शांत सिमन अचानक ही घर का सारा सामान अपने हाथों से गिरते हुए चिल्लाने लगती है और बार बार अपने पेट पर मार रही होती है। उसे वो बच्चा उस जिम्मेदारी की तरह लगने लगता है जो वो कभी भी नहीं लेना चाहती थी। उसे खुद के पेट पर मारता देख उसकी मां उसे रोकने के लिए पकड़ती है, लेकिन वो अपनी मां को धक्का देते हुए उन्हें दूर कर देती है और गुस्से में कहती जाती है, नहीं चाहिए मुझे ये मनहूस, मैं इसे अपने पेट में 9 महीने तक नहीं रख सकती। अपने पेट पर लगातार मारते हुए मार डालूंगी मैं इसे। सिमन का आक्रामक रूप देखकर निखिल भी गुस्से से भर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बंद करो अपना ये नाटक, तुम इस बच्चे के साथ कोई काम के लायक नहीं रही। मैं तुम्हें यहां हीरोइन बनने के लिए लाया था, लेकिन अब ना ही तुम्हारी ये फिगर रहेगी और ना ही किसी बार में ही काम करके पैसे कमाने के लिए ताकत। मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूं। इतना कहकर निखिल अपने कमरे में जाता है और अपना सामान पैक कर घर से निकलने लगता है। तभी सिमन उसे गिड़गिड़ाकर रोकते हुए कहती है, निखिल रुक जाओ, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं अकेली कैसे संभालूंगी इसे, ये तुम्हारा बच्चा है। निखिल एक अजीब हंसी के साथ, क्या सच में ये बच्चा मेरा ही है या उस बार में आए किसी रईसजादे का? उसकी बात सुन सिमन स्थिर खड़ी उसके चेहरे को देखने लगती है, लेकिन निखिल उसे गुस्से से 2 सेकंड घूरने के बाद घर से निकल जाता है। निखिल के जाते ही सिमन अपने पेट पर मारकर गुस्से में चिल्लाती है, क्यों आना चाहते हो मेरी दुनिया में? तुम्हारी वजह से सब कुछ छूट रहा है मेरा। बीतते वक्त के साथ सिमन का बाहर काम करना मुश्किल हो जाता है, जिससे उसकी मां कुछ घरों में काम करके उसको खिलाती पिलाती है, लेकिन सिमन ना तो ज्यादा खाती ही थी और ना ही कभी सोती थी। उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे से इतनी नफरत होती थी कि वो हर वक्त उसे किस तरह अलग किया जाए इस बारे में ही सोचती। उसे वो बच्चा किसी भारी बोझ की तरह लगता था, जिसे जल्द से जल्द वो अपने गर्भ से बाहर निकल देना चाहती थी। पूरे 9 महीने में एक बार भी उसने अपने पेट पर प्यार से हाथ नहीं रखा था। जब भी वो खुद को आईने में देखती, उसे अपने पेट में सिर्फ बड़ी से जिम्मेदारी नजर आती, लेकिन वो उस जिम्मेदारी को नहीं उठना चाहती थी, जिससे वो उस बच्चे को जन्म के बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर छोड़ने का फैसला कर लेती है। उस नन्हे से बच्चे के लिए अपने दिल में इतनी नफरत भरकर आखिरकार वो उसे जन्म देती है और जन्म देने के बाद
उस बच्चे पर एक नजर तक नहीं डालती और अपनी मां से कहती है, आप इस मनहूस को मेरी आंखों के आगे मत लाइएगा। दुनिया में आने से पहले ही इसने निखिल को मुझसे छीन लिया और उसके बाद मेरी नौकरी भी छुड़वा दी। अब इस फिगर के साथ कौन मुझे फिल्म में काम देगा? सिमन की मां उसकी बात सुन उदासी के साथ कहती है, अपने ही बच्चे को नहीं देखेगी तू? ये बिल्कुल तेरी तरह दिखता है। ये मेरी तरह नहीं दिख सकता, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं हो सकता। आप दोबारा इसे मेरी तरह मत कहिएगा। सिमन चिल्लाती है, ठीक है, ठीक है, चिल्ला मत, अभी अभी तुमने बच्चे को जन्म दिया है, मैं इसे तेरे सामने नहीं लाऊंगी इस बच्चे को। कहते हुए उसकी मां वहां से हट जाती है। सिमन का इतना नफरत देखकर उसकी मां उस बच्चे को अपने ही कमरे में रखती थी। उसे कभी भी सिमन के सामने नहीं ले जाती थी। फीडिंग बोतल से उसके पेट भरने से लेकर उसका केयर करना सब कुछ सिमन की मां ही करती थी। और सिमन कुछ दिनों में ठीक होकर नए बार में काम करने लगती है। अपनी जिंदगी वो पूरे ऐसों आराम के साथ गुजारती। अपनी मां को भी अपने कमाए हुए पैसे नहीं दिया करती थी। जितना भी वो कमाती थी सब अपने ऊपर ही खर्च किया करती थी। शराब में डूबे रहना उसकी जरूरत बन गई थी। सिमन की इतनी बुरी हालत को देखकर उसकी मां उस बच्चे को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और बच्चे का पालन पोषण करते हुए उसे 5 साल का कर देती है। इधर सिमन को भी उस बार में काम करता देख एक रईस अधेड़ उम्र का आदमी अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर जितना पैसे वो चाहती थी उससे कई ज्यादा देने लगता है। उन झूठी सानो शौकत में उलझकर सिमन बिल्कुल भूल जाती है कि उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है। नानी मां, मुझे ढूंढो, एक छोटे से घर में सिमन की मां आते ही सुनती है और तभी उसे एक पर्दे के पीछे 2 छोटे छोटे कदम नजर आते हैं, जिनसे वो उस ओर धीरे धीरे बढ़कर पर्दे को हटाते हुए कहती है, त्रिशान, मैंने आपको ढूंढ लिया। अपने पकड़े जाने पर वो बच्चा हंसते हुए अपनी नानी के परों से लिपट जाता है और कहता है, आज भी मैंने कोई शरारत नहीं की, मैं जानती हूं मेरे बेटे। कहते हुए सिमन की मां उस बच्चे को गले से लगा लेती है और उसे अपनी गोद में लेकर किचन में चली जाती है। त्रिशान को किचन के सेल्वस पर बिठाकर उसकी नानी, सिमन की मां, उसके लिए और अपने लिए खाना बनने लगती है और त्रिशान उन्हें काम करता हुआ खामोशी से बिना कोई शरारत किए देखता रहता है। आज तक ना ही उसने अपनी मां को देखा था और ना ही उसके मां बाप ने ही उसे देखा था, लेकिन त्रिशान को उसकी नानी इतना प्यार देती थी कि उसे कभी भी अपने मां बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी। अब तक त्रिशान छोटा था, इस वजह से सिमन की मां उसका खर्च उठा पा रही थी, लेकिन अब जब वो बड़ा होने लगा था तो उसे पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजना था। लेकिन यहां वेसिंगटन में उसकी पढ़ाई का खर्चा सिमन की मां अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो त्रिशान को लेकर इंडिया जाने का फैसला करती है और कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद वो त्रिशान को लेकर इंडिया आ जाती है। इंडिया के जयपुर शहर में सिमन की मां एक छोटा सा घर किराए पर लेती है। उस घर में 3 कमरे थे, जिनका दीवार बारिश की वजह से कुछ सिमसिमा भी था। घर की बालकनी में एक जगह झूला भी लगा हुआ था, जहां के ग्राउंड फ्लोर पर उस घर के मालिक का परिवार रहता था। उस परिवार में एक 30 साल का आदमी और एक 28 साल की औरत थी और इन दोनों की एक 3 साल की बेटी भी थी, जो देखने में बिल्कुल गुड़िया जैसे दिखती थी। त्रिशान वेसिंगटन में अपने दोस्तों से दूर आने पर अपनी नानी से काफी नाराज था, जिससे वो अपनी नानी को उन लोगों से बात करता देख मुंह फुलाए जाकर झूले पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक बड़े से सफेद रंग के आलीशान से घर त्रिवेदी हाउस के सामने रोड पर स्केटिंग करती हुई एक छोटी सी लड़की पर जाती है, जिसके बाल उसके कमर तक थी और उसने अपने सिर पर एक सफेद रंग की कैप भी लगा रखी थी। जीन्स टॉप में स्केटिंग करते हुए वो बार बार स्केटबोर्ड से नीचे गिर रही थी और फिर हंसते हुए वापस उठकर उस स्केटबोर्ड पर चढ़ जाती। उसे इस तरह हंसता और स्केटिंग के लिए कोशिश करता देख त्रिशान भी हंसने लगता है। तभी वहां उस मकाम मालिक की बेटी आ जाती है और त्रिशान को हंसता देख कहती है, उसे मत देखो, वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। त्रिशान मकान मालिक की बेटी को देखकर उससे कहता है, अच्छे बुरे का फैसला मैं खुद कर लूंगा, थैंक्स।
इतना कहकर त्रिशान वापस उस स्केटिंग करती हुई लड़की को देखने लगता है। तभी उस स्केटिंग करती हुई लड़की को त्रिवेदी हाउस से एक 10 साल का बच्चा गेट तक आकर बुलाता है और दोनों ही वहां से अंदर चले जाते हैं।